कि जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, तो हम स्ट्रिंग के बारे में अगर सोचेंगे, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं, ये ऐसे स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में इधर से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसे? मैंने इसको स्ट्रेट करके सोचा, स्ट्रिंग को स्ट्रेट करके सोचा, तो ये फ्रिक्शन ऐसे 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 एक्ट कर रहा है। तो इस फ्रिक्शन के वजह से इस साइड का जो टेंशन होगा और इस साइड के टेंशन जो होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। बात समझे? लॉज ऑफ मोशन में टेंशन सेम, रोटेशन में टेंशन डिफरेंट, ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रोटेशन ऑफ डिस्क। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. If no Yes, slipping sir. between no slipping between string and pulley, then tension will be different. Then tension will be different. Then tension will be then tension will be different. Tension will be different. तो टेंशन डिफरेंट होगा, तो टेंशन हम डिफरेंट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे पुली का भी रोटेशन हो रहा है, तो पुली का रोटेशन होगा तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे फोर्सेस डिनोट कर दे रहा हूँ। इस स्ट्रिंग में, वहाँ पे सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन बिकॉज देयर वाज नो फ्रिक्शन। इस सिस्टम में टेंशन डिफरेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स, और उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसका रोटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे अब रोटेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दूंगा। देखो, अब ये भी अभी इंपॉर्टेंट है, ये अल्फा से रोटेशन हो रहा है, मैंने यहाँ पे मान लिया अल्फा, यहाँ पे ये डिनोट कर दिया टेंशन T1, यहाँ पे भी टेंशन होगा T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ ले लिया T2, यहाँ पे टेंशन ले लिया T2। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा है, तो इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्सेस और डिनोट कर देता हूँ, M1G, M1G और ये A से एक्सेलेट हो रहा है, और ये है M2G, M2G ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में A से जा रहा है। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, जितने स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतना ही स्ट्रिंग ये नीचे आएगा। तो ये दोनों एक्सेलेरेशन सेम होंगे, तो हमारे पास अननोन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अननोन, हमेशा ये जो है सोचना है एक बार। नंबर ऑफ अननोन T1, T2, अल्फा, A। नंबर ऑफ अननोन 4 अननोन्स है। नंबर ऑफ इक्वेशन, number of equations, F equal to ma for this block, F equal to ma for this block, tau is equal to I alpha for pulley। पुली का रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में हम हमेशा टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख लेंगे। तो ये तो 3 इक्वेशन हो गए। फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, तो फोर्थ इक्वेशन यहां से आता है नो स्लिपिंग की कंडीशन से। कैसे? कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, सोचो तुम, बहुत सिंपल वर्ड में सोचो कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो या तो दोनों रेस्ट में होंगे, या तो मूव कर रहे होंगे, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा ही होगा ना, कि अगर दो पॉइंट, दो दो सरफेस रेस्ट में है, दो सरफेस स्लिप नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हें दिया हुआ है कि दो इंडिपेंडेंट सरफेस है, दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो या तो दोनों सरफेस रेस्ट में है, या दोनों सरफेस अगर मूविंग है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, एक्सेलेरेशन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो ऐसे केस में स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन, ध्यान समझना, स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन वही होगा जो ब्लॉक का होगा। तो हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए। तो जो इस पुली के कांटेक्ट में होगा उसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? ए होगा। तो जो ये एलिमेंट जैसे है, इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन है ए, और जो पुली है, पुली तो रोटेशन में है, तो रोटेशन की वजह से इसके कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। स्ट्रिंग का जो पॉइंट है, स्ट्रिंग के पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए, और पुली के रोटेशन का जो एक्सेलेरेशन है वो है अल्फा इंटू आर। तो पुली कंस्ट्रेंट से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से जो इक्वेशन होगा कि ए इज इक्वल टू अल्फा आर। नहीं समझे? दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट, जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया ऐसे, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग है, इसका एक्सेलेरेशन वही होगा, ये तो ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलेरेशन हर पॉइंट का सेम एक्सेलेरेशन होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन ए है स्ट्रिंग के पॉइंट। और ये जो है डिस्क तो रोटेट कर रही है, तो प्योर रोटेशन में एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करोगे? जो इसके टच में है पॉइंट, उसका हो जाएगा अल्फा आर। बोथ आर नॉट स्लिपिंग,
स्लिप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दोनों एक्सलेशन ऑब्वियसली सेम होने चाहिए। तो ये ए इज इक्वल टू अल्फा, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में अगर हमें बोलना है तो उसको हम बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंड इक्वेशन। कंस्ट्रेंड इक्वेशन क्या होता है? वो तो एक्सलेशंस वगैरह को रिलेट करता है, तो ये जो है पुली में हम ये यूज करेंगे, पुली कंस्ट्रेंड इक्वेशन। तो नो स्लिपिंग की कंडीशन है ये कि अगर स्ट्रिंग नहीं स्लिप कर रहा है तो ये कंडीशन है। अब इसके बाद इक्वेशंस लिख लो, इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन इसके लिए लिखो, पहले के लिए a इज इक्वल टू अल्फा, तो एक इक्वेशन हो गया a इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ये f इक्वल टू एम ए, तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो m1g माइनस टी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू फॉर सेकेंड ब्लॉक गोइंग अप, so t2 minus m2g is equal to m2 into a, equation number 3 for pulley, पुली इज इक्वल, पुली रोटेट कर रहा है तो देखना होगा नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क इसका किस सेंस में मैंने माना है? नेट टॉर्क एंगुलर एक्सलेशन के सेंस में है, अल्फा के सेंस में है, तो ये हो जाएगा टी वन इंटू आर, इधर से टॉर्क टी वन इंटू आर, दूसरे साइड से टॉर्क टी टू इंटू आर। तो अगर रोटेशन हो रहा है तो टी वन इंटू आर, और ये क्या है? टी टू अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। देखो, टी वन का टॉर्क क्लॉकवाइज, टी टू का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। दो चीजें एक साथ मत सोचा करो। जब सिंगल टॉर्क को फोकस करो तो सिर्फ उसी को देखो, ठीक है? तुम टेंशन में आने लगते हो ज्यादा चीजें। हमेशा फिजिक्स के हर चीज में सुपर पोजिशन वैलिड होता है। सुपर पोजिशन का मतलब वन एट ए टाइम, एक एक करके सोचना है। तो टी वन इंटू आर, इस साइड से टी टू इंटू आर, तो ये हो जाएगा नेट टॉर्क टी वन इंटू आर, टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई किसका? डिस्क का। डिस्क का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? याद तो नहीं है, तो ऐसे आई लिख लेते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर बाई टू। अभी फिलहाल, हाँ फिलहाल के लिए इसको आई लिख लेते हैं, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे ये टोटल 4 इक्वेशंस हमेशा बनेंगे, ठीक है? टोटल 4 इक्वेशन। उधर क्या था? रोटेशन के वाला नहीं था, तो सिर्फ यही 2 इक्वेशन थे, 2 ही अननोन थे, एक्सलेशन और टेंशन। टेंशन सेम थे। यहाँ पे जो है 4 अननोन्स हो गए, अल्फा हुआ, ए हुआ, टी वन हुआ, टी टू हुआ, तो 4 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। 4 इक्वेशंस कौन कौन से होंगे? यही हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए एक चीज की जा सकती है कि इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे? आर से डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। जितना और अननोन्स होगा उतना इक्वेशन होगा। जितने अननोन्स होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए, तभी वो सॉल्व होंगे। तो तो ये a इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से इक्वेशन को लिख लो। कैसे लिखेंगे? ठीक है, m1g, m1g माइनस टी वन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए, टी टू माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए, एंड दिस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई। अल्फा की जगह मैंने पुट किया a बाई आर, और एक r यहाँ से डिवाइड करने से आया, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर। अब ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, और a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। थोड़ा सा जागना होगा, ये m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये नेट पुलिंग फोर्स ऐसे ही है, m1g और m2g। तो नेट अगर रोटेशन नहीं होता है तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हमारा वही पहला वाला एक्सलेशन आएगा, m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो लॉज ऑफ मोशन में होता था। अगर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा टर्म है जिसको हम बोल सकते हैं कि रोटेशनल मास ऑफ द पुली। क्या ऐसा कुछ रोटेशनल मास एग्जिस्ट करता है? नहीं। फिर क्यों? फिर अपने समझने के लिए, क्यों कि आई की वैल्यू तो एम आर स्क्वायर बाई टू इसी टाइप का कुछ होता है। तो आई बाई आर स्क्वायर करूंगा तो कुछ मास का डायमेंशन आएगा, मास आएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो है पुली का रोटेशनल मास टाइप की चीज है। पुली, रोटेशनल मास ऑफ पुली। हम अपने समझने के लिए, ऐसा कुछ भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है रोटेशनल मास ऑफ पुली, कि
मेरा सब कुछ अभी भाई क्या करना है, अभी पूरे सिस्टम को पुली को लेके भी रोटेट करना है, समझे, बहुत टेंशन है। पहले तो पुली चुपचाप था, दोनों ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं। अभी क्या करना है, फोर्स तो नेट यही है, एक साइड से M1G है, दूसरे साइड से M2G है। तो ये जो नेट फोर्स है वो एक तो खुद M1 M2 दो को एक्सेलेरेट करा ही रहा है, अब साथ ही साथ पुली को भी रोटेट कराएगा, थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये एक्सेलेरेशन हमारा आ जाएगा, जो कि लॉज ऑफ मोशन के जैसा है, और ये तुम्हें याद रख लेना है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन अगर होते हैं तो डायरेक्टली उनको कैलकुलेट कर सको, I/R², ये हो जाएगा एक्सलेशन, I/R²। ये एक्सलेशन डन। अगर पुली यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, अदरवाइज ऐसे है। फिर इनको ए को पुट करके ए यहाँ से हम अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू A/R, ये फाइंड किया जा सकता है। फिर इक्वेशन में पुट करके T1 T2 फाइंड कर लेंगे। बात समझे, ऐसा करना है। यस सर। सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब दिया होगा, assume no slipping between the pulley and, अगर इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो ऐसा हो गया कि ब्लॉक ही दिया हुआ है और तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ है कि स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम्हें कहीं से भी क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, तो लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दिया होना चाहिए। अगर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दे दिया है तो हिंट मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको मुझे यूज करना है। अदरवाइज कुछ भी नहीं गिवन है तो लॉज ऑफ मोशन, समझे। यस सर। तो चलो यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, H.C. वर्मा में 2 4 5 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, तो उनको आज अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ कि सपोज करो कि ये एक व्हील टाइप का है और ये ऐसे फिक्स है और इस पे स्ट्रिंग वाउंडेड है, स्ट्रिंग ऐसे वाउंडेड है और स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट होके ऐसे व्हील है, और इस पोजीशन से इसको छोड़ देते हैं हम, तो ये व्हील जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। ये एक फिक्स स्टैंड टाइप का है ना, सपोर्ट है, टेबल पे या कहीं पे भी है पुली, उसमें जो है स्ट्रिंग बाउंडेड है और वो स्ट्रिंग एक ब्लॉक से कनेक्ट करके रिलीज कर दिया गया। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड अल्फा ऑफ पुली। पुली का जो मास और रेडियस है वो M और R ले लेना है। फाइंड एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये दोनों चीज फाइंड करनी है। तो ये आंसर देना चाहेगा, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, जो पुली है उस पे स्ट्रिंग बॉन्डेड है और उस वाइंडिंग से फिर स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट करके रिलीज कर दिया गया। तो जब ये सिस्टम रिलीज हुआ तो ब्लॉक नीचे आएगा और ये रोटेट करेगा। तो कोई आंसर देना चाहता है, अटेम्प्ट करके दे सकता है जल्दी से। तो यहाँ से मैंने इसका एक्सलेशन A माना, ये अल्फा माना, एक ही साइड स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं T डिनोट कर सकता हूँ, TT। इक्वेशन लिखूंगा यहाँ से, mg कितने नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स अल्फा T एंड A, नंबर ऑफ इक्वेशन F इक्वल टू ma, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, एंड रोलिंग या पुली कंस्ट्रेंट कि स्ट्रिंग, every element, every point on the string will have same acceleration as the block, and these points are in contact with the pulley, पुली के कांटेक्ट में, दे आर नॉट स्लिपिंग, पुली के साथ ही साथ ये मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा सेम एक्सेलरेशन पुली का भी होगा। तो अल्फा इंटू आर, तो इक्वेशन हो जाएंगे mg इज इक्वल टू m इंटू ए, फिर पुली के लिए t इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, आई हो जाएगा ये mr² 2 अल्फा, और ये
अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये हम सॉल्व करना है। या तो चाहो तो नेट पुलिंग फोर्स से कर लो, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट होगा, अल्फा आर इज इक्वल टू ए होगा, यहाँ पे ए पुट करूंगा तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई टू। ध्यान से देखो, अल्फा आर की वैल्यू को मैंने ए पुट किया, यहाँ पे एम ए बाई टू होगा, एम ए बाई टू एम ए प्लस एम ए बाई टू, एम ए बाई टू, तो ये 3 एम ए बाई टू, एम जी इज इक्वल टू 3 एम ए बाई टू, एम एम कैंसिल आउट हुआ, ए इज इक्वल टू 2g बाई 3, ए इज इक्वल टू 2g बाई 3। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, टेंशन आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई 3, टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई 3। टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई 3, अल्फा ऐसी फाइंड कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2g बाई 3 आर। समझे?